वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरिंग इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th का जो फाइनल एग्जाम आया था 2024 में उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिदर्श आंकड़ों की विश्वसनीयता निर्भर करती है प्रतिदर्श के आकार पर, प्रतिदर्श की विधि पर, परिगणकों के परीक्षण पर, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। Reliability of sampling data depend on size of sample, method of sampling, training of sampling। जो आंसर होगा वो होगा all of these। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के मुख्य स्रोत है प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि जो प्रकाशित स्रोत होते हैं और अप्रकाशित स्रोत होते हैं वो द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के स्रोत होते हैं, ना कि प्राथमिक आंकड़ों के। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। Which is the main source of collection of primary data? Published resources, unpublished resources, both A and B, none of these। जो आंसर होगा वो होगा none of these। Published and unpublished sources होते हैं वो सेकेंडरी डाटा के रिसोर्सेज होते हैं, ना कि प्राइमरी डाटा के। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? L2 माइनस L1, L2 प्लस L1, L1 प्लस L2 डिवाइड 2, L1 माइनस L2 बाई 2। तो जो आंसर है वो बी है, L1 प्लस L2 बाई 2। L1 का मतलब होता है निचली सीमा और L2 का मतलब है ऊपरली सीमा, यानी कि जो वर्ग अंतराल होता है जैसे 0 से 10 है तो उन दोनों वर्गों को जोड़कर, यानी कि L1 और L2 को जोड़कर जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मध्य मूल्य निकलता है, मिड पॉइंट निकलता है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट ऑफ मिड वैल्यू इज L1 प्लस L2 बाई 2। तो जो आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 4, सहसंबंध गुणांक सदैव किसके मध्य होता है? 0 तथा +1, -1 तथा 0, -1 प्लस 1, इनमें से कोई नहीं। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड +1, -1 एंड 0, -1 एंड +1, नन ऑफ दीज। तो जो आंसर होगा वो होगा -1 एंड +1। जो आर होता है यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो -1 और +1 के बीच में होता है। कोफिशिएंट ऑफ आर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन आर इक्वल 1 के होती है और लेस देन आर इक्वल +1 के होती है। इसका मतलब है जो आर की वैल्यू है या तो वो +1 और -1 के इक्वल होती है या -1 से ज़्यादा होती है और +1 से कम होती है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, ए होगा, सर्कुलेशन डायग्राम या वित्तीय आरेख। क्वेश्चन नंबर 6, शीर्षक में जहाँ तक संभव हो का प्रयोग किया जाना चाहिए एक वचन का। द यूज ऑफ टाइटल वेयर एज पॉसिबल शुड बी इन सिंगुलर। क्योंकि शीर्षक जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है, तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि शीर्षक एक वचन के रूप में हो। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वर्ग की उच्च व निम्न सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका किसी श्रृंखला का वह मूल्य है जो श्रृंखला को 2 समान भागों में बांटता है। तो जो आंसर होगा वो समान होगा। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज विच डिवाइड ए सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेस्पेरे सूचकांक के आधार में आधार वर्ष की मात्रा ली जाती है। पाश्चे सूचकांक में चाल वर्ष की मात्रा ली जाती है। दोनों ही सही हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। लेस्पेरेशे इंडेक्स यूज बेस ईयर क्वांटिटी, पासे इंडेक्स यूज करंट ईयर, बोथ आर राइट। तो जो आंसर है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वक्र में मध्य, माध्यिका और बोलक बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। सामान्य वक्र असीमित होते हैं। इन नॉर्मल कर्व मीन इक्वल मीडियन मोड, नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक अराउंड मीन, बोथ आर करेक्ट।
और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। अब हम बी पार्ट कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी का। क्वेश्चन नंबर 18, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की जनांकीय रूपरेखा दर्शाती है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च शिशु दर, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सही। ये सभी विशेषता है जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पाई जाती थी। ड्यूरिंग colonially period, India demographic profile show high birth rate, high death rate, high infant mortality, all of these। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, all of these। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। जो आंसर होगा वो सी होगा, व्हेन द प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश इन 1950। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हरित क्रांति की विशेषता रही फसल उत्पादकता में वृद्धि, क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि ये तीनों विशेषता हरित क्रांति की है। द फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, सब्सटेंशियल राइज इन द एकर्स, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 21, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। इन विच ईयर नाबार्ड इस्टेब्लिश इन 1982। क्वेश्चन नंबर 22, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या है श्रमबल माइनस कार्यबल। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्सन्स इक्वल फोर्स माइनस वर्क फोर्स। जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, और विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो जो आंसर होगा वो चीन है। प्रथम उत्पादक जो है वो चीन है, उसके बाद भारत है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1951। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई भारत की तुलना में अधिक है। ये बिल्कुल सही है। चीन का निवेश अनुकूलित है, ये भी सही है। तो इसलिए जो आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। लास्ट क्वेश्चन, कृषि में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण आवश्यकता से अधिक श्रमिक कृषि में लगे हुए हैं, ये भी सही है। जो आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ए होगा। डिस्कार्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। मोर लेबर एंगेज इन एग्रीकल्चर ड्यू टू जॉइंट फैमिली, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो आर है वो एक व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।